नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पर्धा ई लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये स्पर्धा ई लर्निंग का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी मेंस 2024 संपन्न हुआ है, इसके सभी 6 पेपरों का सॉल्यूशंस के साथ डिस्कशन कराया जा रहा है। तो ये उसी क्रम में पेपर 6 का सॉल्यूशन है। इसके अंतर्गत हम पेपर 6 में जो एक सेक्शन आता है फॉर्मेटिंग का, जिसमें कि हमें बहुत सारे पत्र लेखन, विज्ञापन, अधिसूचना, ज्ञापन, ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो उस संबंध में ये जो है ना सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, हम पूरा देखेंगे कि कहाँ पर कैसे लिखना होगा, हमें किस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार की चीजें शामिल रहेंगी। वैसे ज़्यादा टफ नहीं होता है ये वाला पोर्शन, ज़्यादातर लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, लेकिन फिर भी इसको कोई भी चीज़ छोड़ तो सकते नहीं हैं हम, है ना। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही है। तो देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न था कि स्वयं को किसी विश्वविद्यालय का कुल सचिव मानते हुए उस विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों को एक अनुस्मारक जारी कीजिए, जिस अनुस्मारक में ये बताया गया हो कि आपसे पूर्व में या आपसे जो है ना परीक्षार्थियों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी, तो वो अब तक नहीं भेजी गई है। इस संबंध में एक अनुस्मारक जारी करने को बोला गया है कुल सचिव की ओर से। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम मेंस की कॉपी में लिखने बैठे हैं फॉर्मेटिंग, तो उसमें जो पेज दिया रहता है पीएससी के द्वारा, जो कॉपी होती है उसमें जो पेज दिया रहता है, उस पेज में हम इस प्रकार की एक बॉर्डर लाइन खींच दें। हालांकि वहां पर पहले से ही बॉर्डर लाइन खींची हुई होती है, लेकिन आप अपने अंदर अपनी तरफ से भी पेज के अंदर एक पेज बना लें। पेज के अंदर एक पेज दिखना चाहिए, इस प्रकार से आप बॉर्डर लाइन खींच लेंगे, उसी के अंदर आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो चूंकि उन्होंने बोला है कि स्वयं को किसी विश्वविद्यालय का कुल सचिव मानते हुए, तो हमने मान लिया कि हम जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुल सचिव हैं। अगर आप यहाँ पर नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो ऊपर ये भी लिख सकते हैं, आवासा विश्वविद्यालय डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं जगह का नाम, है ना। उसके बाद चूंकि जिस प्रकार का पत्र होता है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाता है। विज्ञापन है तो हम यहाँ पर विज्ञापन लिखते हैं, अधिसूचना है तो अधिसूचना लिखते हैं, शासकीय पत्र है तो शासकीय पत्र लिखते हैं, अर्धशासकीय पत्र है तो अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं, अनुस्मारक है तो हम अनुस्मारक लिखते हैं। ये लिख देने के बाद हमारे पत्र लिखने का अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दो चीजें, जो लगभग एक ही लाइन में आती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती, लगभग एक ही लाइन में आती हैं, बस उनका जो है ना जगह अलग अलग होती है। एक आती है लेफ्ट में और दूसरी आती है राइट में। जैसे पत्र क्रमांक, ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और यह दिनांक, ये हमेशा राइट साइड में रहेगी। तो ये दो चीजें लिखनी होती हैं। हालांकि इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है, आप इसको डॉट 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 करके इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे केवल फॉर्मेट पूछा गया है, ना कि आपसे पूरा का पूरा पत्र लिखवाया जा रहा है। उनका पत्र लेखन या फॉर्मेटिंग पूछने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको पत्र लिखा कैसे जाता है ये आता है कि नहीं। असल में वो आपसे पत्र नहीं लिखवाना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको पत्र लिखने का तरीका आता है कि नहीं, है ना। वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि कल को जब आप प्रशासन में अधिकारी बन के जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे विभागों से और जनता से, अपने उच्चाधिकारियों से, मंत्रालयों से पत्राचार करना पड़ेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप पत्र पढ़ेंगे या पत्र भिजवाएंगे। हालांकि आप स्वयं नहीं भेजेंगे, भेजने वाले तो अलग अलग लगे होते हैं, क्लर्क भेजते हैं पत्र तो, लेकिन फिर भी आप आने वाले पत्र पढ़ेंगे। तो जब क्लर्क एक बार लिख देगा उसको आप फाइनली देखेंगे, तो भेजने से पहले आप उसको अनुमति देंगे कि हाँ ये ठीक है, पत्र भेज दीजिए। तो वो चीज आपको पत्र लिखन आना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है पत्र। तो ये देख लेते हैं अनुस्मारक में। तो जिसके लिए भेजा जा रहा है सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है, प्रति, और उस पद का नाम, प्राचार्य महोदय, सभी संबद्ध महाविद्यालय। संबद्ध का मतलब होता है एफिलिएटेड, जितने भी कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं संबद्ध, एफिलिएटेड, जुड़े हुए कॉलेज। तो सभी संबद्ध महाविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट विषय आता है, विषय।
जो हम लिख लेते हैं किसको भेजा जा रहा है पत्र, उसका नाम यहाँ पर आएगा प्रति करके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है विषय, तो हम यहाँ पर विषय को लिख देंगे। परीक्षार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में अनुस्मारक। चूंकि अनुस्मारक ये पहला अनुस्मारक, इसलिए यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है। अगर ये दूसरा अनुस्मारक होता तो यहाँ पर नंबर भी हम लिखते हैं, ऐसे अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2 ऐसा लिखा होता। सॉरी, 1 तो नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 तो है ही पहले से। यहाँ पर दूसरा वाला अगर अनुस्मारक है तो उसमें 2 करके लिख दे देंगे, अनुस्मारक 2, क्योंकि पहले ही एक भेजा जा चुका है। इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम। ये आपके पेपर 5 में हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली में आ सकता है। तो अनुस्मारक का मतलब होता है, मेमोरेंडम नहीं होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। क्या मतलब होता है इसका? रिमाइंडर, रिमाइंड कराने के लिए। और मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। और चूंकि अनुस्मारक है तो यहां पर हम संदर्भ भी देते हैं। संदर्भ का मतलब होता है कि इससे पूर्व में आपको एक पत्र भेजा गया था, तो उसका रेफरेंस लेते हैं कि आप इस पत्र को ही पढ़ सकते हैं। तो संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र क्रमांक ... ये लिख दिया गया है। इसके बाद हम, जैसे कि एक टिपिकल जो पत्र ना उसका फॉर्मेट होता है महोदय, महोदय कॉमा, उसके बाद आगे अगली लाइन से मेन मुद्दे पे आएंगे। ये मेन बॉडी है किसी भी पत्र की। देखिए पत्र लिखने की जो है ना, सरकार में भी या कहीं पर भी पत्र लिखें तो आजकल का चलन है कि हमें पत्र बहुत संक्षेप में लिखने होते हैं और पूर्णता के साथ लिखने होते हैं। बात हमारी पूरी भी हो जाए और कम शब्दों में हो जाए, इस तरीके से पत्र लिखने की शैली होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा पत्र पढ़ने बैठे, तो शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए पत्र। तो वैसी शैली हम यहाँ पर अपनाकर चलेंगे। आगे देखिएगा, इसमें लिखा क्या है? आपके महाविद्यालय में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय को अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। पूर्व में पत्र क्रमांक ... के माध्यम से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जो कि आपकी ओर से हमें प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको यह स्मारक भेजा जा रहा है। यहाँ पर स्मारक नहीं, अनुस्मारक होगा। स्मारक का मतलब कुछ और होता है, ये बाई मिस्टेक लिख गया है। यहाँ पर अनु और लगेगा, आपको यह अनुस्मारक भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षार्थियों की संख्या संबंधी विवरण शीघ्र अतिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि परीक्षा आयोजन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप उसके बाद धन्यवाद सद्भावनाओं सहित, ये फॉर्मेलिटी होती है जो कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर कुल सचिव महोदय के साइन आ जाएंगे और उनकी सील लग जाएगी। वो नीचे लिख दिया जाएगा ये हैं कौन, तो वो कुल सचिव है तो कुल सचिव के पद का नाम आ गया। और उसके बाद कहाँ से भेज रहे हैं? जीवाजी विश्वविद्यालय से, तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का नाम आ गया। तो ये हुआ हमारा पहला पत्र जो पूछा गया था। दूसरा जो इसके अथवा में पूछा गया था, वो पूछा गया था एक प्रकार का अर्धशासकीय पत्र। 2 प्रकार के पत्र होते हैं मेनली, एक होता है शासकीय पत्र, एक होता है अर्धशासकीय पत्र। शासकीय पत्र होता है पूरी तरीके से फॉर्मल, पूरी तरीके से औपचारिक। और अर्धशासकीय पत्र होता तो सरकारी पत्र ही है, लेकिन असल में ये फॉर्मल कम और इनफॉर्मल ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं अर्धशासकीय पत्र। इनमें मेन अंतर जो है ना, सबसे मुख्य अंतर इनमें औपचारिक और अनौपचारिकता के आधार पर होता है। बाकी चीजें भी अंतर हैं, जैसे अंतर जो है ना, हम शासकीय पत्रों में प्रिय, प्रिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका, आपका अपना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि अर्धशासकीय पत्रों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्रिय, प्रिया, अगर फीमेल है तो प्रिया और मेल है तो प्रिय, और लास्ट में जो हम लिखते हैं तो उसमें आपका अपना। कुल मिला के थोड़ा सा अपनापन दिखाने की भावनात्मक शैली में थोड़ा सा ये होना चाहिए। तो देख लेते हैं वही। पारंपरिक रूप से ऊपर नाम लिखेंगे किस प्रकार का पत्र है, पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, इधर दिनांक लिखा जाएगा, प्रति, प्रिय अथवा प्रिया, आबासा महोदय या महोदया। चूंकि ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि प्रश्न था किस संबंध में। असल में ये पत्र इस संबंध में पूछा गया था कि आप स्वयं को किसी ITI, मध्य प्रदेश में स्थित कोई सरकारी ITI है, उसका आप अपने आप को प्राचार्य मान लीजिए, और आपके यहाँ पर एक ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी खाली है, आपको उसकी जरूरत है ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो आप इसका जो डायरेक्टरेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के संबंध में, जो एक गवर्निंग बॉडी है, वो जबलपुर में है उसका मुख्यालय। तो वहां के लिए उसके जो डायरेक्टर है, संचालक महोदय, उनके नाम पे एक पत्र लिखिए, अर्धशासकीय पत्र, और उसमें ये बताइए कि हमें एक अनुदेशक की या फिर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। तो उसकी नियुक्ति के संबंध में एक अर्धशासकीय पत्र लिखने को बोला गया था पेपर में। तो देख लेते हैं, प्रिय, प्रिया, आवासा महोदय या महोदय, निदेशक यानी डायरेक्टर, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय डायरेक्टरेट है,
जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। विषय क्या है? अनुदेशक की नियुक्ति के संबंध में, ये विषय हो गया। आगे संबोधन प्रिय, प्रिया, आवासा, महोदय, कोमा लगाएंगे, आगे से मेन बॉडी पे आ जाएंगे। ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल होगा इसमें। आशा है कि आप कुशलता से होंगे, तो सब भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई जो काम है इसका उद्देश्य क्या होता है मेनली अर्थशास्त्रीय पत्र का। जैसे किसी काम में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से, आप उसको थोड़ा सा जल्दी करवाना चाहते हैं। कहीं पर कंपैशन ग्राउंड है, जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका काम थोड़ा आप जल्दी करवाना चाहते हैं। कोई दूसरा कमजोर वर्ग है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, महिला है, ऐसा कोई है, तो आप उसके लिए काम जल्दी करवाना चाहते हो। या इसी प्रकार का कोई और चीज हो जिसके संबंध में आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होके और भावनात्मक रूप से कोई काम जल्दी से करवाना चाहते हो। हालांकि ये भी सरकारी पत्र है, देखिए इसमें भी जो है ना पत्र क्रमांक लिखा हुआ है। जहां पर भी पत्र क्रमांक लिखा हुआ वो एक तरीके से सरकारी ऑफिस का पत्र है, वो सरकारी ऑफिस से जारी किया गया है ना, वहां पर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। तो आगे क्या लिखा है? आशा है आप कुशलता से होंगे, हमारे संस्थान में डॉट 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 विषय के अनुदेशक की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही है। छात्रों की संख्या बढ़ने और उनके प्रशिक्षण में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से यह नियुक्ति बेहद आवश्यक है। कृपया इस पद पर शीघ्र नियुक्ति की अनुशंसा करें, ताकि हमारे प्रशिक्षण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। आपका अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लिखनी ही होंगी। एक तो ये प्रिय, प्रिया वाली बात, और यहाँ पर आपका अपना, और इसमें नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारा जो शासकीय पत्र या दूसरे प्रकार के जो पत्र है उनमें नाम का इस्तेमाल नहीं होता, केवल पदनाम का इस्तेमाल होता है। पदनाम और उनके हस्ताक्षर और उनकी सील भेजने वाले की तरफ से। और रिसीवर का भी हम पद नाम लिखते हैं, उसका व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन चूंकि अर्धशासकीय पत्र है, इसलिए इसमें व्यक्ति का भी नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आवासा महोदय, अगर ये अर्धशासकीय पत्र ना होता तो हम ये आवासा नहीं लिख रहे होते, फिर हम सीधे लिखते प्रिय, प्रिया भी नहीं लिखते, हम लिखते सीधे निदेशक, प्रति निदेशक महोदय, ये वाली लाइन गायब ही हो जाती पूरी। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम आपका अपना नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं हम भवदीय, और ये नाम भी नहीं लिखा जाता, सीधे हस्ताक्षर होते, पदनाम होता और जगह होती है कि कौन सी जगह पर पोस्टेड है वो, तो हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वो अपना पदनाम बता देंगे और कहाँ पर पोस्टेड है, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉट डॉट मध्य प्रदेश। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई जगह भी सोच के लिख सकते हैं। बाकी ये जो दोनों प्रश्न है, आप इसमें ये जो दोनों हमने जो लिखे हैं फॉर्मेट, इसमें आप नोटिस करिए कि कंटेंट को काफी शॉर्ट में ही लिखा गया है। आप इससे भी शॉर्ट लिखते हैं और बात पूर्ण हो जाती है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना शॉर्ट लिख सकते हैं लिखिए, और समय भी बचेगा उससे, लेकिन बात पूरी हो जानी चाहिए, बात पूर्णता में होनी चाहिए, कोई भी चीज छूटे नहीं, है ना। स्पष्ट हो, संपूर्णता में हो और संक्षेप में हो, ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं ज्ञापन। ज्ञापन क्या होता है? मेनली ज्ञापन से मैं परिचय करा देता हूँ। ज्ञापन का मतलब होता है कि किसी मुद्दे, किसी विषय की ओर, कोई सार्वजनिक विषय है जो बहुत सारे लोगों को शामिल करता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ कोई विषय है, आप उस विषय की ओर किसी सरकारी उच्चाधिकारी या किसी डिपार्टमेंट की ओर किसी उच्चाधिकारी का उस विषय या मुद्दे के प्रति यदि आप ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं या फिर कोई पहल करवाना चाहते हैं, कोई इनिशिएट करवाना चाहते हैं कोई चीज, तो उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा जाता है। प्रायः ये किसी समूह के द्वारा सौंपा जाता है और किसी उच्चाधिकारी को सौंपा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छात्र समूह, जैसे श्रमिक समूह, जैसे कि कोई महिला समूह, ऐसे जैसे किसान समूह, किसी न किसी समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाता है। जैसे हम प्रतियोगी समूह हैं, पीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर परीक्षा के प्रतियोगी हैं। तो हमें जैसे मान लीजिए कोई चीज करवानी है, आयोग को कोई चीज हमें ये तो सूचना देनी है, या कोई मुद्दा है, जैसे मान लीजिए आप बताना चाहते हैं कि है ना 2 मार्कर के लिए हमें जो 4 लाइन दी जा रही है वो 4 लाइन कम पड़ रही है, जैसे मान लीजिए आपको, आप कहना चाहते हैं कि 6 लाइन दी जाए कम से कम, तो आप बहुत सारे प्रतियोगी, बहुत सारे मतलब 4, 6, 10 जितने भी हो जाएं, उतने लोग मिलकर एक पत्र लिखेंगे, एक ज्ञापन लिखेंगे, अपने मुद्दा लिखेंगे उसमें, और आयोग के किसी अधिकारी को उसको सौंप देंगे, तो इसको बोलते हैं ज्ञापन देना। तो ज्ञापन होता है, चूंकि ये सरकार की तरफ से जारी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पत्र क्रमांक नहीं होता है, दिनांक इस पे भी रहेगी। यहाँ पे हम सीधे प्रति वगैरह भी नहीं लिखते हैं, सीधे विषय पर आते हैं। विषय क्या है? परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के संदर्भ में। अगर हम यहाँ पर प्रति वाली चीज भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप आयोग को ज्ञापन देने वाले हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रति अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा।
क्योंकि इसमें मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और आप चूंकि उच्चाधिकारी को डायरेक्ट हाथ में देने वाले हैं तो जरूरी नहीं कि हम किसके नाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो जब पत्र जाता है किसी के पास, किसी ऑफिस में जाता है, तो उसमें लिखा होना चाहिए किसके पास पहुंचाना चाहिए पत्र। चूंकि आप इसको डायरेक्ट हैंड ओवर करने वाले हैं तब आप यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन आप पोस्ट वगैरह से ज्ञापन भेजने वाले तो आप लिख सकते हैं प्रति वगैरह। परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के संदर्भ में ज्ञापन। प्रश्न ये पूछा गया था कि आप किसी स्वशासी शासकीय महाविद्यालय के छात्र समूह हैं और उस छात्र समूह की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए उस स्वशासी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम पे, जिसमें आपको ये मुद्दा बताना है कि भाई परीक्षा तिथि जो है आगे बढ़ा देनी चाहिए आपकी। आप अपनी परीक्षा जो है ना, परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने के लिए ज्ञापन दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के संदर्भ में ज्ञापन ये विषय हो गया मेनली। अब वही आगे फॉर्मेलिटी वाली चीज, महोदय सविनय निवेदन है कि हम आपके महाविद्यालय के विद्यार्थी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु आपसे आपको यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। महाविद्यालय की ओर से निर्धारित की गई वर्तमान परीक्षा दिनांक ... अगर ये कोई परीक्षा जैसे है, आप कोई लंबी चलने वाली परीक्षा, जैसे मान लीजिए जैसे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो वो एक दिन में एग्जाम नहीं होते, वो अलग अलग डेट में एग्जाम होते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के लिए ये परीक्षा शेड्यूल है। तो वो हमारे लिए कई कारणों से चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रही है। आप नीचे कारण बताएंगे संक्षेप में। जैसे आप कारण बता सकते हैं कि भाई कोई इस टाइम पे स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है तो बच्चे उसमें बिजी हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसी टाइम पे यूपीएससी या किसी बड़ी दूसरी और भी परीक्षाएं साथ में क्लैश कर रही हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि कोई त्यौहार का सीजन उस टाइम पे आ रहा है, वो भी बता सकते हैं आप। या फिर ये भी बता सकते हैं कि भाई अभी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई, कॉलेज में जो लेक्चर वगैरह है वो कुछ अधूरे रह गए हैं, अभी कुछ क्लासेस होना और बाकी है, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ये भी विषय आप बता सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, विगत कुछ समय से अध्ययन सामग्री का अभाव, अध्ययन की उचित सुविधा का अभाव और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण हम सभी को पर्याप्त तैयारी का अवसर नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त कई विषयों के अध्यापन का कार्य भी अभी अधूरा है। महामारी और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नियमित अध्ययन में बाधा आई है, जिससे अधिकांश छात्र मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हो पाए हैं। अतः हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारी परीक्षाओं की तिथि को कम से कम 15-20 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम सभी अपनी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी परिस्थितियों को समझते हुए हमारी इस विनम्र प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि जो कंटेंट है ये काफी ज्यादा हो गया है यहाँ पर, है ना। आप इसको पेज में लिखेंगे, जो आप हैंड रिटन पेज में लिखेंगे तो 2-3 ये जो है ना पूरा पेज भर जाएगा इसमें। तो आप इसको ना शॉर्ट में लिखें, क्योंकि ये ज्ञापन है और छात्र लिख रहे हैं तो थोड़ा सा भावनाओं में लिख देते हैं। ज्ञापन असल में थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है उसमें कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे को ठीक से समझाने के लिए, क्या मुद्दा है उसको ठीक से समझाने के चक्कर में कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है, शब्द सीमा थोड़ी ज्यादा चली ही जाती है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखा गया। आप इसको संक्षेप में लिखें तो और अच्छा होगा, है ना। आपका समय भी बचेगा और एक पेज पे बहुत अच्छा भी दिखेगा वो। बाकी अगर आपका 2 पेज में चला जाता है वहां पर, क्योंकि 2-3 पेज मिलते हैं मेरे ख्याल से उसके लिए, है ना, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो आप उसको 2 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक चीज और एक विषय और है कि भाई कई छात्र ऐसा सोचते हैं कि भाई इसमें जो है ना पेज 3 दे रखे हैं, जबकि हमारा आंसर एक पेज पे ही पूरा हो जाता है, वो भी बहुत कम शब्द यूज होते हैं, शब्द भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले पेज पे बता देना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि भाई ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं, ज्ञापन लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें लिखें या ना लिखें। तो मेरी तरफ से ये सुझाव है कि ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे फॉर्मेटिंग पूछेगी, आप सीधे सीधे फॉर्मेट बना के आइए। ये कंटेंट भी आप बहुत सारा कंटेंट अगर डॉट करके भी लिख के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि किस पत्र का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, कहाँ पर प्रति लिखना होता है, कहाँ पर जैसे ये वो लिखा जाता है लास्ट में भवदीय वगैरह, वो आप लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में लिखेंगे, दिनांक कहाँ पर लिखेंगे, वो सारी चीजें। धन्यवाद, जैसे धन्यवाद यहाँ पर ही लिखा जाता है सभी पत्रों में, आपने देखा। और व्यक्ति की तरफ से जो पत्र लिखे जाते हैं गैर शासकीय लोगों की तरफ से, जैसे छात्रगण है तो गैर शासकीय लोग उनकी तरफ से लिखे जा रहे हैं, तो उसमें स्थान और दिनांक का भी उल्लेख करना होता है, क्योंकि छात्रों का कोई ऑफिस तो होता नहीं, जैसे जीवाजी विश्वविद्यालय कुल सचिव का ऑफिस है तो इनका कोई ऑफिस तो होता नहीं, तो उनको बताना पड़ता है कि वो कौन सी जगह से उन्होंने लिखा गया है, जो भी पत्र उन्होंने लिखा है वो किस तारीख को लिखा है, ताकि उस संबंध में बेहतर समझ बन सके। आगे तो लिख देंगे आपके आज्ञाकारी छात्रगण स्वशासी शासकीय महाविद्यालय, इधर डॉट कर देंगे कि कहाँ का है ये महाविद्यालय, डॉट करके आगे मध्य प्रदेश भी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा ऐसे।
तो ये 2 सवाल हो गए हमारे। हम तीसरा सवाल, सॉरी 3 सवाल हो गए हैं। हम आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या था वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। सवाल में पूछा गया था कि स्वयं को किसी डिपार्टमेंट का आपको क्लर्क मान लेना है, और किसी उसी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी है, उसने अर्जित अवकाश के लिए आवेदन दिया है, ईएल के लिए एप्लीकेशन डाला है। तो क्लर्क क्या करते हैं कि उस ईएल पर टिप्पणी करते हैं, एक कमेंट लिखते हैं। तो आप स्वयं को क्लर्क मानिए और उस पर टिप्पणी कीजिए, उस पत्र पर, कर्मचारी के द्वारा लिखे गए पत्र पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, पत्र जैसे एक पेज होता है जिसपे वो लिखता है कर्मचारी, उसमें लास्ट में जो थोड़ा बहुत स्पेस बचा होता है, उसी पर जो क्लर्क है वो क्या कर देता है, थोड़ा सा कमेंट लिख देगा। वो कमेंट क्यों लिखा जाता है मैं बता देता हूँ। कमेंट इसलिए लिखा जाता है कि भाई आवेदन तो दे दिया कर्मचारी ने, लेकिन ये देखना होता है कि भाई उस कर्मचारी के जो छुट्टी वाला अकाउंट है, छुट्टी अकाउंट है कर्मचारी का, उसमें कितनी छुट्टियां बची हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतः 1 वर्ष में 30 अर्जित अवकाश मिलते हैं। तो उस कर्मचारी ने कितने अवकाश पहले ही ले लिए हैं, कितने पूर्व में यूज कर चुका है वो कर्मचारी, कितने बचे हुए हैं। मान लीजिए वो मांग रहा है 5 दिन का, और उसके छुट्टी वाले अकाउंट में बचा है 2 दिन का अर्जित अवकाश, तो वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना अप्रूवल देने से पहले, छुट्टी देने से पहले। तो वही चेक करने के लिए क्लर्क का काम होता है। क्लर्क रजिस्टर उठाता है, उस व्यक्ति का चेक करता है लेखा जोखा कि इसने कितनी छुट्टी ले ली है, कितनी बाकी है, और इसको छुट्टी दी जा सकती है कि नहीं, इस आधार पर। तो उसमें पेज के लास्ट में थोड़ी बहुत खाली जगह बची हुई थी, उसमें सामान्यतः रेड कलर की पेन से क्लर्क टिप्पणी करता है, कमेंट लिखता है एक। अगर उस पेज पे जगह नहीं होती तो उसके पीछे लिख देता है वो। तो लिख देते हैं, देखिए इसीलिए मैंने ये जो पेज जो है ना पूरा खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन पत्र ऐसे लिखेगा कर्मचारी, इधर प्रति करके अपने अधिकारी का नाम, विषय, फिर लिखेगा कि मुझे इतने दिन का अर्जित अवकाश चाहिए, इस वजह से चाहिए, आपका भवदीय, योर सिंसियरली, ऐसे कुछ लिखेगा, और नीचे अपना पद वगैरह नाम, और ये पत्र उसका पूरा हो जाएगा। तो उस पर टिप्पणी लिपिक जो है ना, क्लर्क कैसे टिप्पणी करता है वो उसका फॉर्मेट हमें बताना था। टिप्पणी, प्राप्त प्रार्थना पत्र का विषय, तो विषय बता देगा कि अर्जित अवकाश की स्वीकृति करने हेतु, उसके लिए विषय अलग होगा। वो बताएगा कि इस वजह से मुझे ईएल चाहिए, अर्जित अवकाश चाहिए कर्मचारी। इसमें वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखेगा कि क्या चाहिए उसको, ईएल चाहिए, सीएल चाहिए, कौन सी छुट्टी चाहिए, या मेडिकल लीव चाहिए, तो वो विषय डाल देगा अर्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु, ये उसका विषय हो गया। आवेदन पत्र क्रमांक को प्राप्त हुआ, इस आवेदन में आवेदक श्रीमती ने, या यहाँ पर कर्मचारी का नाम आ जाएगा, कर्मचारी ने दिनांक, इस दिनांक से इस दिनांक तक इतने दिन का अर्जित अवकाश के लिए अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। आवेदक की छुट्टी की बैलेंस की जांच करने पर पता चला है कि डॉट 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 इतने दिन का अर्जित अवकाश उसके खाते में क्या है, उपलब्ध है। इस आधार पर आवेदन को स्वीकृति दी जा सकती है। सिफारिश क्या लिख दिया क्लर्क, सिफारिश क्या रिकमेंडेशन उसकी तरफ से, आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाए, ये उसने रिकमेंड कर दिया। बाकी उच्चाधिकारी देखेगा उसको करना है नहीं करना है, ये तो केवल रिकमेंडेशन है, जरूरी थोड़ी रिकमेंडेशन मान ली जाए, क्योंकि उसने अपनी तरफ से रिकमेंड कर दिया कि हाँ इनके पास छुट्टी है, इनको छुट्टी दी जा सकती है। यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा, यहाँ पर आवासा जो भी नाम होगा उसका वो लिख देगा। नाम लिखना इतना भी जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं इस चीज को। लिपिक उसका पद हो गया, और एक बड़ा ऑफिस होता है, बड़े ऑफिस में कई सारे क्लर्क होते हैं, अलग अलग सेक्शन में वो बैठे होते हैं, तो वहाँ पर अपनी सेक्शन का नाम लिख दिया कि कौन से सेक्शन में बैठा हुआ है वो। मेनली ये एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, ये प्रशासक अनुभाग होता है, यहाँ पर ये बैठा होता है। और उसके बाद डेट डाल देगा, किस डेट को उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये रहा पूरा का पूरा चारों जो पूछे गए थे प्रश्न, 15-15 नंबर में पूछे गए थे। 4 प्रश्न थे, उनमें से आपको 2 करने थे। यानी ये जो था ये विश्वविद्यालय वाला, इसके अथवा में ये वाला था, और ये ज्ञापन वाले के अथवा में ये वाला था। तो 15-15 नंबर के 2 सवाल थे, तो 2 सवाल और 2 उनके अथवा, तो कुल मिला के 4 सवाल थे। हमने चारों का डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। तो अब जो है ना पेपर 6 में निबंध बचे हुए हैं, और एक बड़ा निबंध बचा हुआ है 1000 शब्द वाला, और दूसरा 500 शब्द वाला निबंध बचा हुआ है, जो कि समसामयिक वाला निबंध होता है 500 शब्द वाला। और इनके बाकायदा सिलेबस में दे रखे हैं बहुत सारे विषय, तो उन्हीं विषयों में से सवाल जो है पूछे गए हैं। उनमें से जो समसामयिक वाला निबंध है उसमें 2 निबंध समाजशास्त्र विषय से संबंधित, समाज से संबंधित है, तो उसका डिस्कशन मैं ले रहा हूँगा, और बाकी के जो निबंध है उनका डिस्कशन रिस्पेक्टिव टीचर्स लेंगे। संभवतः अमृतसर जो है ना उसका डिस्कशन ले रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए,
और ये आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम फ्री में प्री के लिए क्विज, टेस्ट सीरीज, नोट्स और मेंस की आंसर राइटिंग चला रहे हैं, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या कॉलिंग नंबर्स उपलब्ध हैं। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के डिस्कशन में। मैं इसके अलावा हिंदी का डिस्कशन और सोशियोलॉजी का और साइंस का डिस्कशन मैं कराने वाला हूँ। सभी पेपरों के डिस्कशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 का पार्ट ए हो, पेपर 1 का पार्ट बी हो, सभी के डिस्कशन हमारे इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो बने रहें, और जो भी आपको सुझाव हो या आपको जो भी कमी महसूस हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।